crisis in its history. है और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख। 10 लाख पेड़। 10 लाख पेड़ है और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। नमस्कार साथियों, इंडिया एक क्राइसिस फेस कर रहा है और ये क्राइसिस अपने आप नहीं आया है। हम अपने हाथों से अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हैं और यह क्राइसिस है ट्री फ्री इंडिया। पूरे देश में धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ के जंगल हो या जयपुर या मुंबई के अर्बन फॉरेस्ट। हमें सांस नहीं आ रही है, हवा इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, आए दिन पहाड़ों में पूरे पूरे गांव बह जा रहे हैं, ज़मीन बंजर होती जा रही है, बाढ़ आ रहे हैं और हम इसे नेचुरल डिजास्टर बोल रहे हैं। तो आखिर हमारे पेड़ काट कौन रहा है और क्यों काट रहा है और इसका नतीजा क्या होगा? मैं आपको ऐसे कई केसेस बताऊंगा, जो तो वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि ये आपके और हमारे भविष्य का सवाल है। तो सबसे पहले आओ छत्तीसगढ़। यह स्टेट अपने फॉरेस्ट कवर के लिए जाना जाता है। इसके जंगल पूरे इंडिया में सबसे घने में से एक है और इसका लगभग 44% एरिया यानी कि कोई 55,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर में आता है। अब छत्तीसगढ़ में ही है हसदेव एरान, जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिन्यूस डेंस फॉरेस्ट है, पहला बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट है और छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन में पड़ता है। यह फॉरेस्ट अपने डेंस जंगल कवर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और इकोलॉजिकल वैल्यू के लिए जाना जाता है। 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे नो गो एरिया डिक्लेयर किया था ताकि यहाँ कोल माइनिंग ना हो सके। ये डेजिग्नेशन इसलिए दिया गया था ताकि इस इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट को लार्ज स्केल माइनिंग से बचाया जा सके, लेकिन बाद में ये डेजिग्नेशन रिवर्स कर दिया गया और कोल ब्लॉक एलोकेशंस और क्लियरेंस दे दिए गए और इन कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन किया गया और अब ऑक्शन जीता राजस्थान की स्टेट ओल्ड पावर कंपनी ने। अब यहाँ होती है अडानी की एंट्री। अडानी ने राजस्थान वाली कंपनी के साथ ज्वाइंट कर लिया और ऑपरेशंस अपने हाथ में ले लिए और सैटेलाइट से अगर आप देखोगे तो डर जाओगे क्योंकि इसके बाद किस स्तर पर पेड़ काटे गए हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से 1 लाख से थोड़े कम काटे गए हैं और वहाँ के लोगों की मानो तो लाखों पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन इस बर्बादी से भी इसका मन नहीं भरा और 2 बार अडानी को अपना कोल्ड फील्ड एक्सपेंड करने की परमिशन दे दी गई और यह एक्सपेंशन कोई छोटा मोटा नहीं होने वाला है। अब जो परमिशन मिली है उससे हाहाकार मचने वाला है क्योंकि इस एक्सपेंशन के लिए सरकार खुद मान रही है 3.68 लाख पेड़ कटेंगे। और इसके बाद आ जाओ भारत के इस एरिया पर। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाने वाला यह माउंटेन रेंज अरावली कहलाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजों में से है। ये हिमालय से भी बहुत पुराने हैं, यही कोई 1.5 से 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब यह भी घने जंगल से भरे हुए हैं और इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है एक बैरियर की तरह काम करना हमारे रेगिस्तान यानी थार और हमारी उपजाऊ जमीन गंगा प्लेन्स के बीच। इन अरावलीज की वजह से ही हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की ज़मीन इतनी उपजाऊ है और अगर यह ना हो तो दिल्ली का पोल्यूशन अभी जितना है उससे भी कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। अब भारत यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ कम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशंस का हिस्सा है, जो डेजर्ट्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूल्स बनाती है और इसी के तहत सरकार को डेजर्ट्स को रोकने के लिए अरावली को बचाना ही पड़ेगा। अब ये बॉर्डर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलती है वो यह कि पूरे अरावली को मैप किया जाना चाहिए कि कहाँ क्या है और जब तक यह मैपिंग नहीं हो जाती है तब तक पूरे अरावली में कहीं भी कोई भी नई माइनिंग लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, ना ही पुराने लाइसेंस रिन्यू होंगे। और अब अरावली का क्या है, उसके डेफिनेशंस को लेके ऑर्डर आया है जिसमें 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ियों को अरावली कहा गया है, जो सारे स्टेट्स जिनमें अरावली पड़ती है उन पर लागू होगा। और साथ ही कहाँ माइनिंग नहीं की जा सकती है उन एरियाज़ को डिफाइन करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है इलीगल माइनिंग। तो क्या सही में अरावली में इलीगल माइनिंग हो रही है? ये देखो, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर का इलाका जितनी भी पहाड़ी रही होगी उससे खनन माफियाओं ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अरावली हमेशा से खतरे में थी, पूरे पूरे पहाड़ इन भू माफियाओं ने खत्म कर दिया। इन्होंने 100 मीटर 10 मीटर कुछ नहीं देखा और खासकर यह काम राजस्थान में हुआ है
जहां 25% से ज़्यादा अरावली सिर्फ इलीगल माइनिंग की वजह से ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। यानी अब हो सकता है जल्द दिल्ली एनसीआर में पराली के धुएं के साथ साथ राजस्थान की धूल भी उड़े। और लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है मुंबई में, जहां बम्बई हाई कोर्ट ने 45,000 मैनग्रोव ट्रीज को काटने की परमिशन दे दी है। मुंबई में बरसोबा कोस्टल रोड के लिए यह मैनग्रोव काटे जाने वाले हैं। और पता है इसका रिप्लेसमेंट कहाँ लगाया जा रहा है? मुंबई से 900 किलोमीटर दूर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुंबई की हवा भी दिल्ली जितनी जहरीली होने वाली है। अब आप बोल सकते हो कि क्या पता सरकार अपनी अरावली में रिस्पॉन्सिबली काम करे और परमिशन होने के बावजूद उसे डिस्ट्रॉय ना करे। तो आपको ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ सरकार के कंट्रोल में आते ही क्या तबाही मचाई गई थी। तो ये है वेस्टर्न घाट्स, जो करीब 1600 किलोमीटर लंबी रेंज है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अपने रिच बायोडाइवर्सिटी और एक यूनिक इकोसिस्टम की वजह से यह रेंज भी हिमालय से भी पुरानी है। यही कोई 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड। यह भी हमारे देश में मानसून को डायरेक्शन देने का काम करती है। अब 2011 में वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट्स पैनल, जो कि महादेव गढ़गिल के अंदर था, उसने चेतावनी दी कि यह पुराना पहाड़ी रीजन, जो कि दुनिया का सबसे अमीर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से है, अब अपने इकोलॉजिकल लिमिट्स को पार कर रहा है। यानी इसे अगर और डैमेज किया गया तो पर्यावरण हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और यह सब माइनिंग, रोड्स, डैम्स, टूरिज्म और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। पैनल ने पूरे रीजन को स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जोनिंग के अंदर लाने की सलाह भी दी, यानी कि इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया? 2012 में कस्तूरीरंगन हाई लेवल वर्किंग ग्रुप को बनाया गया और इसी साल इस ग्रुप ने इस पूरे एरिया को एक छोटा कर दिया। यानी एक छोटी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया प्रपोज की, जो कि वेस्टर्न घाट्स का 37% हिस्सा था। यानी बस यह 37% हिस्सा प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी खोद दो। और इसके बाद इन पहाड़ों की स्लोप्स पर कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट को धड़ल्ले से काटना, माइनिंग और अनरेगुलेटेड टूरिज्म चलता रहा। और इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ कर्नाटक के 4 डिस्ट्रिक्ट उडुपी, कोडागु और सैटेलाइट डाटा के हिसाब से 2001 से 2017 तक लगभग 19,670 हेक्टेयर का फॉरेस्ट गायब हो गया। यही कोई 4,000 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होता है। जब 2024 में यहाँ भयानक बारिश आई तो वायनाड जैसी जगह बुरी तरह से बह गई। कई लैंडस्लाइड्स आए जिसमें 420 से ज़्यादा लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बढ़ी, लेकिन लंबे समय से पेड़ काटे जाने की वजह से और पहाड़ों को स्लोप्स पर कंस्ट्रक्शन करने की वजह से बारिश एक डिसास्टर में बदल गया। अब आ जाओ हमारे देश के बिल्कुल सदर्न पार्ट, द ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। यह ऐसी जगह है जो मेनलैंड इंडिया से ज़्यादा इंडोनेशिया के पास है। यह बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर्कोपोलोगो ग्रुप में आता है। अब यह आइलैंड 85 to 90% पूरी तरह से फॉरेस्ट है और यहाँ 2 ट्राइब्स भी रहती है जो दुनिया से बिल्कुल अलग कटी हुई है और बहुत पुरानी और सेंसिटिव भी है। और इस एरिया को भी गवर्नमेंट बदल देना चाहती है। अब यहाँ गवर्नमेंट एक पोर्ट बनाना चाहती है और गेस करो इस काम के लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे? 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ से भी ज़्यादा। और सरकारी एस्टिमेट्स इसे 10 लाख बोल रही है। मतलब इतना बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वापस लाना तो खैर असंभव है। अब आ जाओ हिमाचल प्रदेश में। यहाँ 2023 में मानसून में जो बाढ़ एंड लैंडस्लाइड्स आए उसका ज़्यादा बारिश कारण नहीं थी। यह एक लंबे समय से चल रहे डिस्ट्रक्शंस का नतीजा है। बार बार क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स और मैसिव लैंडस्लाइड्स देखे गए, जिसकी वजह से 400 से ज़्यादा लोग मारे गए और 10,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स कहती है कि डिफॉरेस्टेशन हाईवे के लिए हिल कटिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, टनल ब्लास्टिंग और अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन ने माउंटेन स्पेस को खोखला कर दिया। इससे लैंडस्लाइड्स की फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी दोनों बहुत बढ़ जाएगी। अब उत्तराखंड आ जाओ। यहाँ भी 6,000 देवदार के पेड़ रोड चौड़ी करने की वजह से काटे जा रहे हैं कि गंगोत्री NH के चौड़ीकरण के लिए देवदार के करीब 7,000 पेड़ों में से कुछ काटे और कुछ ट्रांसप्लांट किए जाने हैं, जिसकी वजह से वहाँ अभी प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया है। अब आ जाओ सिंगरौली, जहाँ माइनिंग के लिए 6 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे गए और यही काम कुछ दिनों बाद बिहार के भागलपुर में शुरू होने जा रहा है। पूरा आम का बाग है और लगभग कितने पेड़ होंगे? लगभग 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। अब आप बोल सकते हो
कि यह सब भारत को करना ही पड़ेगा। हम गरीब देश है और हमें मिनरल्स और कोल्स चाहिए। चलो आपको ऐसे एग्जांपल्स भी देता हूँ जहाँ आप खुद बताना कि पेड़ काटने की ज़रूरत थी या नहीं। तेलंगाना के अरमूर में 400 पेड़ पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट टांगने के लिए काट दिए गए। आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी के कहने पे सीएम रेजिडेंस बनवाया गया, जिसके लिए पूरे रोकोड़ा हिल्स को डेमोलिश कर दिया गया। यूपी के कांवड़ यात्रा के लिए रास्ता बनाने के लिए 17,000 से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए, वो भी बिना परमिशंस के। नासिक में सरकार कुंभ के एक ऐसी टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 1700 पेड़ काटने की तैयारी में बैठी है। ऐसे में आपको हजारों एग्जांपल्स दे दूंगा जहां बिना किसी सॉलिड रीजन के पेड़ काट दिए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा। सरकार बोलती है कि हम कहीं और पेड़ लगा के इसे कंपनसेट करेंगे, लेकिन वो पेड़ लगा कौन रहा है, कहाँ लगा रहा है, उसकी रखवाली कौन कर रहा है, कितने पेड़ बच रहे हैं और कितने मर जा रहे हैं, और क्या वो इकोलॉजी कभी वापस आ भी पाएगी। इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। और इतने साल लग के जो पेड़ उगता है उसकी भरपाई क्या कभी भी की जा सकती है। और आयरनी देखो, इंडिया हाल ही में क्लाइमेट समिट COP30 में गया था और वहाँ बोल के आया है कि हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे और इन्वायरमेंट की रक्षा करेंगे। और कितनी रक्षा हो रही है वो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया। हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे हाथों में सौंपा गया इतना बेशकीमती जंगल हम यूं ही बर्बाद ना होने दें। और यह मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस बारे में सबको बताएं और अपने स्तर पर जो कुछ भी कर सकते हैं वह करें। और कुछ ज़्यादा नहीं भी कर सकते तो कम से कम अवेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि ये जंगल हमारे हैं, सरकार या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के नहीं। और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।